हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के जीसीईआरटी बोर्ड का बुक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ये पार्ट 2 है। ठीक है, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अधातु के भौतिक गुण। इससे पहले हम लोग धातु के भौतिक गुण को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है निष्प्रभ यानी गैर चमकदार। ये क्या है? अधातुएं निष्प्रभय होती हैं। अपवाद ग्रेफाइट और आयोडीन। तो बोला जाता है कि अधातुएं जो है ना चमकीला नहीं होती, उनके सरफेस चमकीला नहीं होता है। ठीक है, ये इसी और एक, लेकिन इसमें एक चीज़ अपवाद है कि आप ग्रेफाइट और आयोडीन के छोड़ के बात करें, क्योंकि आयोडीन और ग्रेफाइट एक दो ऐसे अधातु है जो कि अधातु होते हुए भी उनका सरफेस जो होता है, उनका जो सतह होता है चमकीला होता है। ठीक है, ये अपवाद आपको ना नंबर दे के जाएगा। ठीक है, ये अपवाद, क्योंकि इसको याद करके रखना, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। दूसरा इसका गुण है भौतिक गुण अधातु का भंगुरता, टूटने योग्य यानी ब्रिटल। क्या है? चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, चूर चूर हो जाता है। ठीक है, ये भंगुर होती है। हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह ज्ञात प्राकृतिक तत्वों में सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। ठीक है, ऐसे देखा जाए सामान्यतः जितने भी अधातु हैं सारे भंगुर होते हैं। ठीक है, हल्का से मारा जाएगा और टूट के ये टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग का एक हीरा ऐसा अपवाद है जो कि बहुत मजबूत है। इनफैक्ट ये इतना मजबूत है कि मतलब ये हम क्या बोले, धातु से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और हम लोग जितने पृथ्वी में पाया जाता है ना, जो भी हम लोग पाए जाने वाले तत्व है उसमें सबसे ज़्यादा कठोर कोई है तो हीरा है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे इसमें, क्रियाकलाप। क्या करेंगे? क्रियाकलाप 3 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सामग्री कोयला का टुकड़ा, हथौड़ा और कुछ सामान ले लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रियाविधि कैसे करेंगे? एक कोयले के टुकड़े को हथौड़ी से पीटेंगे, जोर से एक हथौड़ी मारेंगे। ठीक है, कोयले के टुकड़े में। और आप लोग सभी जानते हैं कोयले का अगर हथौड़ी से हम लोग मारेंगे तो क्या होगा? कोयला जो है बहुत सारे छोटे छोटे चूर्ण में टूट जाएगा। अवलोकन का परिणाम यह है कि चूर्ण अवस्था में टूटेगा, चूर चूर हो जाएगा। तो ये यही था हम लोग को देखना। ठीक है, कि हम लोग का जो अधातु होता है उसको अगर किसी चीज़ से पीटा जाए तो वो क्या होता है? चूर चूर हो जाता है, भंगूर हो जाता है। ठीक है, ये गुण दूसरा था। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण में तीसरा। ये क्या है? अध्वन्यात्मक, यानी कि हम लोग उधर पढ़े थे कि सोनरस गुण होता है, यानी साउंड आता है, लेकिन इसमें कोई भी साउंड वैसा साउंड आता नहीं है ना। अधातुएं अध्वन्यात्मक होती है, जोर से पीटने पर इसकी जो गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आवाज़ करेगा बट गूंजने वाली आवाज़, ठीक है, वो आवाज़ नहीं करता है अधातु। तो ये गुण होता है धातु का। चौथा गुण है इसमें विद्युत कुचालकता। हम लोग पढ़े थे धातुओं में कि उसमें होता है विद्युत सुचालकता, लेकिन इसमें क्या होता है? विद्युत का कुचालकता होता है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपवाद भी है इसमें, इसको आपको याद करना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत धारा प्रवाहित करती है। पहला बात कि ग्रेफाइट एक अधातु है, इसमें से विद्युत धारा कुचालक होना चाहिए, लेकिन अपवाद है, इसमें विद्युत धारा कुचालक नहीं, इसमें विद्युत धारा सुचालक होता है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से विद्युत धारा पास हो जाती है। ठीक है, इस अपवाद को याद करना है। विद्युत धारा मतलब क्या बोले इसको, अधातु होते हुए भी, ठीक है, अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कौन सा तत्व है? तो ग्रेफाइट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रॉपर्टी है, अगला इसमें गुण है उष्मा कुचालकता। हम लोग पढ़े थे धातुएं सुचालक होती है उष्मा का, लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे? अधातुएं उष्मा का कुचालक होती है, नॉन कंडक्टर होता है ऑफिट, है ना। अधातुएं उष्मा के कुचालक होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है, याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? लक्षण धातुओं का, फिर अधातुओं का। ठीक है, पहला भौतिक अवस्था, जितना भी हम लोग भौतिक अवस्था पढ़े धातु अधातु का, दोनों को कंपैरिजन किया गया है। तो धातुएं अधिकतर क्या कठोर होती है, लेकिन अपवाद में पारा क्या है? द्रव में है। ठीक है, ये सारा पढ़े थे हम लोग। अधातुएं में अगर देखें इसका अवस्था, तो तीनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जो है ठोस अवस्था में,
आयोडीन जो है द्रव अवस्था में और गैस ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पाया जाता है, ठीक है। ये सारे अधातुएं हैं। चमक, तो ज़्यादातर हम लोग का धातुएं चमकीला होता है, लेकिन धातु अचमकीला मतलब चमकीला नहीं होता है, लेकिन एक आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों को छोड़ के, ठीक है, ये सब क्या है अपवाद में ये चमकीला होता है, बाकी सब निष्प्रभ होता है, ठीक है। कठोरता में देखें तो सामान्यतः कठोर, सामान्य, मुलायम, अपवाद में सोडियम और पोटासियम। सामान्यतः देखा जाए तो हम लोग का जो धातुएं होती है कठोर, बहुत कठोर होती है, लेकिन दो सोडियम और पोटासियम कैसा है, मुलायम है, चाकू से भी काट सकते हैं। हीरा हम लोग का ज़्यादातर इसमें क्या है, मतलब उतना कठोर नहीं होता, लेकिन हीरा सबसे कठोर यानी कि सबसे मजबूत ये तत्व होता है, ठीक है। घनत्व देखा जाए तो मतलब धातु उच्च घनत्व होता है और अधातु निम्न घनत्व होता है, ठीक है। आगे कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। आघात वर्धयंता, ठीक है, अगर हथौड़ी से पीटा जाए तो उसमें उच्च आघात वर्धीय होता है, ये निम्न आघात वर्धीय होती है, ठीक है। लचीलापन, उच्च लचीलापन होता है इसमें, भंगुर तुरंत टूट जाएगा, चूर चूर हो जाए। ध्वनात्मकता, इसमें साउंड गूंजने वाला ध्वनि उत्पन्न होता है, इसमें उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। उष्मा का सुचालक होता है, इसमें उष्मा पास हो जाएगा, हीट करने पे गर्म हो जाता है, लेकिन ये गर्म नहीं होता है, कुचालक होता है। विद्युत चालकता भी क्या सुचालक होता है, ये कुचालक होता है, ठीक है। तन्यता, इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न होता है। गलनांक और कथनांक, ये जल्दी गलेगा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करने पे ही गलता है, ये तुरंत ही गल जाता है। प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए पिघल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा मतलब धातुओं में ऐसा नहीं होता। लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद में क्या सोडियम और पोटासियम, इसका क्या है बहुत निम्न ये है गलनांक और कथनांक है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ तुलना देख लिए धातु अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर तुलना, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी भौतिक गुण पढ़ना था, ठीक है, हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। और देख लेते हैं कुछ पढ़ना होगा तो थोड़ा सा कुछ हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 4, देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सामग्री चाहिए, दोनों छोर से छिली हुई पेंसिल, बैटरी, तांबे का तार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पिक्चर आपको दिखाते हैं, क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल दोनों ओर से इसको छील लेंगे, शार्प कर लेंगे। उसके बाद कुछ तार चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग रख लेंगे। उसके बाद अवलोकन परिणाम क्या होगा, बल्ब जलेगा। कैसे, चित्र के अनुसार जब हम लोग परिपथ जोड़ेंगे, बैटरी है ना, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल लेंगे, बल्ब लेंगे, ठीक है। इसको पेंसिल को बीच में रख देंगे, ये तार को जोड़ा नहीं गया, बीच में पेंसिल रख दिया गया, यही इसको इस सर्किट बन रहा है विद्युत परिपथ, इसको पूरा कौन कर रहा है, ये पेंसिल। अगर हटा देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। और ये बल्ब लगा दे रहे हैं तो ये क्या है, बल्ब, मतलब ये पेंसिल यहाँ बीचों बीच लगा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पेंसिल से होके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब प्रवाहित हो रही है मतलब ये विद्युत धारा का सुचालक है। तो हम लोग जानते हैं पेंसिल में क्या लगा हुआ रहता है, मैक्सिमम इसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या विद्युत धारा का सुचालक होता है। तो बस इसमें यही हम लोग को देखना था, ठीक है। यहाँ लिखा है विद्युत परिपथ ग्रेफाइट पेंसिल की लीड के साथ में हम लोग करके देखें। ये आप बहुत इजी सा एक छोटा सा सेटअप बनाने की जरूरत है। अब बच्चे हैं खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, और करना चाहिए आपको ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या सीखें। अब बताइए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं का नाम बताना। ये क्वेश्चन है कुछ, है ना, आराम से आप बता सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो द्रव अवस्था में कौन कौन सा धातु पाया जाता है वो बता देना है, पारा, है ना। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है, तो हम लोग जानते हैं चांदी। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत धारा का सुचालन करता है, अभी क्या बताया था, ग्रेफाइट अधातु होते हुए क्या सुचालन करता है विद्युत धारा का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिए। बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, जो अगला टॉपिक्स है ना, ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक्स है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो पहला इसका गुणधर्म क्या है, ऑक्सीजन के साथ में धातु कैसा अभिक्रिया करता है। तो धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है, आपको याद रखना होगा ये सारा चीज़, ठीक है। धातु मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में क्या बन जाएगा, धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। ये क्षारीय नेचर की होती है ना, और साथ में कुछ अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम और पोटासियम ऑक्सीजन में त्वरित प्रक्रिया कर ऑक्सीजन बनाती है। यही कारण है कि इन्हें सामान्यतः केरोसिन तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सोडियम और पोटासियम जो होता है चाकू से भी कट जाता है, ठीक है। बहुत रिएक्टिव, मतलब सेंसिटिव और रिएक्टिव ये तत्व है। इसको ऐसे खुले में छोड़ देंगे ना, तो जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा कुछ समय बाद ऑटोमेटिक इसमें आग लग जाता है, कैच फायर,
आग लग जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे एक सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जैसे किरोसिन के ऑयल होता है, उसमें इसको डुबा देंगे तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम मिलेगा। इसके वजह से क्या होगा, उसमें रिएक्शन नहीं होगा और उसमें आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटासियम और सोडियम को किरोसिन ऑयल तेल में हम लोग डालकर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरह का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक ले लिए हैं मेटल, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, धातु ले लिए। ठीक है, नाम है सोडियम। और सोडियम का क्या होता है पहचान चिन्ह, ये प्रतीक चिन्ह Na। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है O2। जब ये दोनों मिलाया जाएगा तो ये दोनों मिलेगा ना, इसको हम अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, जब सोडियम को मिलाया जाएगा ऑक्सीजन के साथ में तो ये मिल के अभिक्रिया करके ये सोडियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े थे, जब हम लोग धातु को क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो यही है सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। ये सारे छोटी छोटी अभिक्रिया है जिसको अब आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 8 क्लास पहुंच चुके हैं। इसके बाद 9 क्लास 10 क्लास में पूरा अभिक्रिया का भरमार मिलेगा। उसके बाद 11 12 में अगर साइंस लेकर पढ़ते हैं तो उसमें तो फिर खैर पूछना ही नहीं है ना, अभिक्रिया ही अभिक्रिया मिलेगा। ख नंबर में दिया है कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी पर अभिक्रिया करती है। ठीक है, हम बताया तो उधर सोडियम और पोटासियम बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, लेकिन ये सारे एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम ये सब बहुत धीमा गति से अभिक्रिया करते रहती है। ठीक है, इन्हें इनके संपर्क में लाने लंबे समय तक रखने पर ये मंद और धुंधली पड़ जाती है। देखो लोहा जो होता है उसको हम लोग बाहर में फेंक देंगे, ऑक्सीजन लगेगा, उसमें पानी लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या जंग लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें जो है ना हम लोग का क्या बोलेंगे वो इसको हम बताते हैं, एक तरीके से समझाते हैं। ठीक है, समझना यहाँ पर है। हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो इसी तरह जब हम लोग धातु को यानी लोहा को रख देंगे हवा में, ठीक है, हवा कहेंगे मतलब बाहर में, तो अब बहुत लंबे से धीमा अभिक्रिया होता है ना इसमें, तो बहुत धीमा अभिक्रिया कर करके क्या बना देगा, धात्विक ऑक्साइड बना देता है। यहाँ पर आप देखिए, अब समझ सकते हैं। आयरन है लोहा, इसका पहचान प्रतीक चिन्ह क्या होता है Fe, और ऑक्सीजन है प्लस O2, ये दोनों मिलेगा तो जंग लग जाएगा, जिसका नाम है लोहा ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। बनता है Fe2O3। यह सब कैसे बनता है 9 क्लास में सारी चीज़ सीख जाएंगे आप। ठीक है, कैसे बन रहा है अब बस 2-4 है ही, तो आपको बस याद रख लेना कि Fe और O2 मिलके Fe2O3 बनता है। ठीक है, 9 क्लास में सारी चीज़ हम बता देंगे, सारी चीज़ें। एक क्रियाकलाप करते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैग्नीशियम का एक फीता, चिमटा और मोमबत्ती माचिस ले लेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी हम लोग 9 में भी करेंगे, ये एक्टिविटी हम लोग 10 क्लास में भी करेंगे, ये एक्टिविटी हम लोग 8 क्लास में भी कर रहे हैं। बता रहे हैं जो समझना है, दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है, अगर 3 बार इसको पढ़ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत स्टार मार्किंग करके याद रखना है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और कहीं नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्रियाकलाप पढ़ते हैं। तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम का फीता ले लेंगे। ठीक है, इसे चिमटे से पकड़कर मोमबत्ती के लो में जलाएंगे और अवलोकन करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। जो हम लोग मैग्नीशियम लेते हैं ना, उसको थोड़ा सा सरस पड़ता जो आता है चित्ती छुड़ाने वाला है ना, उससे थोड़ा सा रगड़ के अच्छा साफ कर लेते हैं। उसके बाद ये काम करते हैं, लिखा नहीं है लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, जब उसको रगड़ के साफ करके उसके बाद मोमबत्ती के ऊपर में उसको जलाने का प्रयास करेंगे तो जलेगा। जलने पे क्या होगा, ये चमकीला सफ़ेद प्रकाश का रोशनी देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको नोट्स करना है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या सफ़ेद रंग का प्रकाश मतलब निकलता है, साथ में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में का सफ़ेद राख बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर रहे थे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन से जला दिए तो क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होता है सफ़ेद राख बन जाता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि हम लोग जब मतलब ये हम लोग समझ क्या रहे हैं मालूम है कि ये जो हम लोग का धातु होता है ना, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है ना, हम लोग रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। समझ गए कि धातु जो है ऑक्सीजन से मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाता है, एक शब्दों में यही बोल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या गुण दिया हुआ है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप देखिए, है ना, सेम एक्सपेरिमेंट जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। मैग्नीशियम Mg को ऑक्सीजन से जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पूछेंगे सर ये 2 क्या लगा हुआ है, ये 2 क्या लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना, संतुलन करना। ये 10 क्लास का चीज़ें है ना, हायर क्लास में आएंगे तो इसको समझ जाएंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रख लेना है। आप यहाँ देखेंगे, इसका लोग देखिए, रोशनी देखिए किस तरह का दिख रहा है, सफ़ेद कलर का है ना जब जलाया जा रहा है। तो यही चीज़ है, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके पश्चात परखनली, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र लीजिए और थोड़ा सा सफ़ेद राख को एक परखनली में लीजिए और थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे तरीके से हिलाकर इसका एक घोल बना लेंगे और लाल लिटमस और नीले लिटमस पत्र को जांच करेंगे। ठीक है, अब जो इसका राख बचा है उसको पानी में डाल के अच्छा से घोल बना लेंगे। उसके बाद बारी बारी से एक बार लाल वाला लिटमस पत्र, एक बार नीला वाला डालेंगे। अब चेक करेंगे लाल वाला नीला होता है कि नहीं और नीला वाला लाल होता है कि नहीं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, या तो दोनों कुछ नहीं होगा। अवलोकन परिणाम ये मिलता है लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कि लाल से अगर नीला हो जा रहा है ना तो ये क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, और नीला से लाल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं अम्लीय नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो मिला था, क्या मिला था हम लोग को मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड मिला था। वो धात्विक ऑक्साइड जो है ना कैसा नेचर का होता है, हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का क्षारीय गुण का होता है। तो यह इसके क्षारीय गुण के कारण होता है। कुछ अब ग नंबर का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से कुछ अलग चीज़ है। कुछ धातुएं जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी अभिक्रिया करता है जब इसमें बहुत अधिक गर्म किया जाता है। बोला कुछ देखो हम लोग क्या देखें, कुछ ऐसा धातु देखें जो आसानी से तुरंत से अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम पोटासियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि मैग्नीशियम है, उसको आयरन है, ये सब थोड़ा सा लेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसको ना गर्म करेंगे तब जाके वो ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है, चांदी सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको गर्म करेंगे तब जाके क्या करेगा, ये अभिक्रिया करता है। घर नंबर में है लोहा, तांबा, जस्ता, कुछ ऐसे भी धातु हैं जो बहुत लंबे समय तक आंध्र वायु के संपर्क में रहें तब उनमें जंग लग जाता है और ऑक्सीजन ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। तो बताएं ये सब बहुत ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, पानी से अभिक्रिया कैसे करती है तो इसको भी समझ लेते हैं। धातु पानी के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH जुड़ जाना, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे धातु हो गया, धातु में हम लोग पानी मिक्स कर दिए, मतलब मिला दिए, पानी कॉन्टेक्ट में आया, धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बन सकता है। साथ में एक चीज़ और बनेगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। कुछ अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। धातु को आप ठंडे पानी में मिला देंगे ना, बहुत जोर से रिएक्शन होगा, बहुत सा एक तरह का बम जैसा आवाज़ आएगा। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रिया आप यूट्यूब पे सर्च करके दे सकते हैं कि हम लोग धातु का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको ठंडा पानी में दे देंगे, पटाखा कैसे फूटता है वैसे पूरा आग लग के फट जाएगा। ठीक है, इतना तेजी से अभिक्रिया करता है। एक क्रियाकलाप है 6, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोग सामग्री में एक बीकर मतलब एक बर्तन लेना है और सोडियम लेना है। ठीक है, बीकर में आधा पानी भर देंगे। अब इसमें सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा काट के डाल देंगे। ठीक है, अवलोकन परिणाम करेंगे। सोडियम तेजी के साथ पानी के साथ अभिक्रिया करता है और बीकर में विलय के साथ में धुआं दिखाई देता है, धुआं दिखाई देने लगेगा। सोडियम पानी यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद रखना है बच्चे, ये याद रखेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसके पश्चात एक लाल लिटमस पत्र लीजिए। अब हम लोग लाल लिटमस पत्र लेंगे, इसको क्या करेंगे, लाल लिटमस पत्र को इस विलय में डाल के चेक करेंगे कि इसका गुण कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो आगे की क्रियाविधि, माचिस की तीली लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ छूट गया क्या, एक सेकेंड, हाँ, यह नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब उसको हम लोग लाल लिटमस पत्र को लेंगे तो क्या होगा, ये नीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा और यह विलय के क्षारीय गुण को दर्शाता है। हम लोग ये बोल सकते हैं जो विलय तैयार हुआ था वो क्या था, ये क्षारीय गुण का था। आगे की क्रियाविधि हम लोग देखते हैं। तो आगे की क्रियाविधि क्या है, माचिस का तीली लेंगे। ठीक है, एक जलती हुई माचिस की तीली को बीकर के खुले सतह के निकट लाएंगे। जलते हुए माचिस की तीली पॉप की आवाज़ के साथ में जल जाता है और यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। जहाँ हम लोग कर रहे थे ना एक्टिविटी, उसके ऊपर उस कंटेनर के ऊपर में क्या रख देना है, माचिस का जलता हुआ तीली। तो जब हाइड्रोजन गैस बनेगा तो ऊपर उड़ेगा तो जैसे हवा उसमें आग लगेगा तो वो फूटेगा, आवाज़ आएगा पॉप मतलब फट फट, इस तरह का आवाज़ आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक पॉप वाला फटाका नहीं होता दीपावली में लोग पटक के फोड़ते हैं, वैसा आवाज़ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, जिससे क्या पता चलता है, अगर उस तरह का आवाज़ मतलब उस कंटेनर के ऊपर में माचिस जला कर रखने से आ रहा है, जिसका मतलब यही है कि उसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यही तरीका है हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं चेक करने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कर लिए, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निष्कासित होती है जिससे बीकर गर्म हो जाता है। इसमें ऊष्मा भी निकलता है, गर्मी भी निकलता है, जिससे हम लोग को वो जो बीकर है वो गर्म भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तीसरा जो ये दिया हुआ है अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसको भी देख लेते हैं।
धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। धातु मिलाएंगे तनु अम्ल के साथ में क्या बने, धात्विक लवण बनेगा, ठीक है, लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटासियम तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको बोलते हैं, इसके साथ में जब हम लोग रखेंगे मिलाएंगे उसके बाद देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हम लोग मिलेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम को मिलाएंगे तो इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में तो MgCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। तो ये दो तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। धातुएं जैसे जस्ता और लोहा अम्ल के मध्य प्रतिक्रिया दिखाती है, जबकि टीन और लेड मध्य गति के साथ प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। ये दोनों धातु के बारे में बता दिए। धातुएं जैसे सोना चांदी तांबा इत्यादि तनु अम्ल के साथ में मतलब उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग क्रियाकलाप 7 पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप 7 में क्या दिया हुआ है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्ते का टुकड़ा एवं माचिस लीजिए, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रिया विधि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा सावधानी रखना है, टीचर रहेंगे तो टीचर के गाइडलाइंस में ही करना है, अपने ज़्यादा मास्टर नहीं बनना है, तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे फिर बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टीचर के देखरेख में करेंगे तो उसका आनंद भी ले पाएंगे और सारी चीज़ें समझ भी पाएंगे। तो 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, एक परख नली में लीजिए और इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, जस्ते के छोटे कणिकाओं में डालते जाएं तथा अवलोकन करेंगे। तो अब इसको हम लोग डालते जाएंगे, अवलोकन करेंगे क्या होता है। अब बुलबुला उठता हुआ दिखाई देगा, तो बुलबुला जो उठ रहा है उसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को परखनली के मुंह के निकट ले जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पॉप की आवाज़ सुनाई देगा, वही वाला जो हाइड्रोजन का पता चलता है। नीले रंग का लो भी जलेगा, ठीक है, जलने लगेगी। यह दर्शाता है कि मुक्त हुआ गैस हाइड्रोजन है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए कि जस्ते का अम्ल के साथ अभिक्रिया हम लोग कर ली, ठीक है। ये पेज नंबर 21 है, 21 तक हम लोग कर लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ तक कर लेते हैं। अब पेज नंबर 21 के बाद 22 तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे यहाँ से करेंगे। और जस्ता जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलाते हैं तो HCl के साथ में तो जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक इतना सा कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा बच गया है, नहीं तो हम लोग एक काम करते हैं इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद अधातु के रासायनिक गुण हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया होता है, अम्ल के साथ में तो देख लिए। तो अधिकांश धातुएं क्षार के साथ में प्रतिक्रिया ही नहीं करती है। लेड एल्युमिनियम जस्ते ऐसे धातु हैं जो क्षार के साथ में प्रतिक्रिया करती हैं। क्रियाकलाप 8 में जस्ते का टुकड़ा, बीकर और कॉपर सल्फेट लीजिए। क्रिया विधि क्या करेंगे, एक बीकर को 1/4 पानी से भर देंगे, ठीक है, और उसमें कॉपर सल्फेट डालकर इसे पानी में घोल लीजिएगा। उसके बाद विलय रंग लाल रंग नीला हो जाएगा, तो विलय कैसा लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है, नीला रंग का हो जाएगा, लाल नहीं, रंग कैसा हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। अब इसे जस्ते का एक छड़ डालिए और अवलोकन कीजिए। अवलोकन का परिणाम क्या होगा, विलय रंगहीन हो जाएगा। तो पहले जो नीला हो गया था वो फिर से रंगहीन हो जाएगा। जस्ता तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर तांबा जो है विस्थापित होकर एवं जिंक सल्फेट बनाता है, जो कि रंगहीन होता है, ठीक है। तो जिंक था कॉपर सल्फेट के साथ में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जिंक जो है ना सल्फेट के साथ में मिल के जिंक सल्फेट बना दिया और ये रंगहीन होता है और साथ में तांबा अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया करता है। तो जस्ते के साथ में कॉपर के सल्फेट की अभिक्रिया हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको और बढ़िया से डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है, अच्छे से डिटेल्स में बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।